गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12। देखिए, कल हमने आपको हरी डलवाई थी डीएनए का द्विगुणन। ठीक है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए का द्विगुणन। देखिए, डीएनए का द्विगुणन क्या होता है। कोशिका विभाजन के लिए डीएनए का, ठीक है, कोशिका विभाजन के लिए बेटा डीएनए का द्विगुणन होना आवश्यक होता है। ठीक, कोशिका विभाजन के लिए डीएनए का द्विगुणन होना आवश्यक होता है। डीएनए का अणु जो होता है वो स्वयं का द्विगुणन करता है। एक एग्जांपल हम आपको दें, द्विगुणन का मतलब क्या है समझने की कोशिश करिएगा। कभी कभी बाल देखिए नीचे से दो मुँहे हो जाते हैं, आप उनको फाड़ दीजिए, ऐसे बीच से फट जाते हैं कि नहीं फट जाते, एक जैसे दो बाल बन जाते हैं ना। वही उसी तरीके से डीएनए का द्विगुणन होता है। ठीक है, तो कोशिका विभाजन के लिए डीएनए का द्विगुणन होना आवश्यक होता है। डीएनए का अणु स्वयं का द्विगुणन करता है। ठीक है, डीएनए का अणु स्वयं का द्विगुणन करता है। डीएनए के एक अणु से बेटा दो डीएनए के अणु बनते हैं। जैसे ये डीएनए है, ये ऐसे समझ में आ रहा है ना ये, और जब ये यहाँ से द्विगुणन होगा तो ये ऐसे बन जाएगा। ये हो गया, एक से दो डीएनए बने, ऐसे ही बाल फट जाता है ना, नीचे से आकर के दो भागों में बढ़ जाता है। समझ आ रहा है? तो इसे डीएनए का द्विगुणन कहते हैं। और जब डीएनए का द्विगुणित हो जाता है तो जो नई संतति कोशिकाएं बनती हैं, प्रत्येक संतति कोशिका में डीएनए की प्रत्येक मात्रा होती है। बस इतना। तो इसे लिखिए, कोशिका विभाजन के लिए डीएनए का द्विगुणन होना आवश्यक होता है। कोशिका विभाजन के लिए डीएनए का द्विगुणन होना आवश्यक होता है। डीएनए का अणु स्वयं का द्विगुणन करता है। डीएनए का अणु स्वयं का द्विगुणन करता है, जिससे डीएनए के एक अणु से उसी आकार के दो अणुओं का निर्माण होता है। उसी आकार के दो अणुओं का निर्माण होता है। कोशिका के केंद्रक में विद्यमान गुणसूत्रों के सभी डीएनए अणु द्विगुणित होते हैं, जिसके फलस्वरूप प्रत्येक गुणसूत्र दो संतति गुणसूत्रों में बढ़ जाते हैं। कोशिका विभाजन के समय दोनों संतति गुणसूत्र अलग अलग संतति कोशिकाओं में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार एक ही प्रकार का डीएनए दो संतति कोशिकाओं में डीएनए बराबर मात्रा में पहुंच जाता है। बार बार ऐसा होने से कोशिकाओं के विभाजन के साथ साथ आनुवंशिक सूचना पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है या स्थानांतरित होती रहती है। यह है डीएनए का द्विगुणन। लिख लिया, समझ आया? ठीक है, आगे डालिए बेटा चारगाफ का नियम। आगे डाल दीजिए चारगाफ का नियम।
चारगाफ का नियम। ठीक है, देखिए बेटा 1950 में एर्विन चारगाफ 1950 में एर्विन चारगाफ ने डीएनए के क्षारों तथा अन्य, क्षार का मतलब बेस, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, ठीक है, क्षारों व अन्य तत्वों के आधार पर कुछ नियम दिए। लिख लिया? नंबर एक में बेटा उन्होंने बताया, नंबर एक में क्या बताया था उन्होंने कि उन्होंने ये बताया कि एक ही जाति में क्षारों की संख्या या अनुपात तो बराबर होता है, लेकिन भिन्न भिन्न जातियों में क्षारों का अनुपात भी भिन्न भिन्न हो जाता है। ठीक है, समझ में आई बात? कैसे? देखिए पहले लिख लीजिए, एक ही जात में प्यूरिन तथा पिरीमिडीन ठीक है, तो प्यूरिन तथा पिरीमिडीन क्षार युग्म जो होते हैं एक ही जात के अगर हैं तो क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, एक ही जात में प्यूरिन तथा पिरीमिडीन क्षार युग्म समान अनुपात में होते हैं, समान अनुपात में होते हैं। क्लियर? यही बताया। लेकिन अगर जब भिन्न भिन्न जातियों में भिन्न भिन्न जातियों में लिखिए, भिन्न भिन्न जातियों में क्षार युग्म, भिन्न भिन्न जातियों में क्षार अणुओं की संख्या का अनुपात भी भिन्न भिन्न होता है। क्षार अणुओं की संख्या का अनुपात भी भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न होता है, ये तो उन्होंने पहली बात कही थी। दूसरी बात बेटा क्या कही थी? देखिए इसका मतलब ये हो गया कि एडेनिन प्लस ग्वानिन बराबर थाइमिन प्लस साइटोसिन। बात समझ में आई? यही तो है नाइट्रोजन समाचार। एडेनिन प्लस ग्वानिन बराबर थाइमिन प्लस साइटोसिन। लिख लीजिए इसको, हिंदी में भी ऐसे नीचे लिख लीजिएगा। ठीक है, हमने ऐसे लिख दिया है AGPC, मगर आप हिंदी में लिखिएगा एडेनिन प्लस ग्वानिन बराबर थाइमिन प्लस साइटोसिन। ठीक है, दूसरी बात इन्होंने ये बताई कि बेटा नाइट्रोजन समाचार में एडेनिन की मात्रा जो है थाइमिन के बराबर होती है। एडेनिन की मात्रा किसके बराबर होती है? थाइमिन के बराबर होती है। ठीक है, और ग्वानिन की मात्रा साइटोसिन के बराबर होती है। क्लियर? तो लिख लीजिए दूसरा पॉइंट यही, एडेनिन की मात्रा सदैव थाइमिन तथा ग्वानिन की मात्रा सदैव साइटोसिन के बराबर होती है। ठीक है, एडेनिन किसके बराबर होगी? बराबर थाइमिन के। और दूसरा क्या है? ग्वानिन, ये किसके बराबर होगा? साइटोसिन के। समझ आ गया? क्लियर? तीसरी बात इन्होंने बताई थी डीऑक्सीराइबोस शर्करा, था ना, एस जिसे कह रहे थे, कहा ना, डीऑक्सीराइबोस शर्करा। तीसरी बात इन्होंने कही थी
आप लिखते जाइए, डीऑक्सीराइबोस शर्करा व फास्फेट समान अनुपात में होता है। डीऑक्सीराइबोस शर्करा और फास्फेट समान अनुपात में होता है। हो गया, S बराबर P, ये समान अनुपात में है। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट नंबर लिख लीजिए, AT। चौथा नंबर है AT, यानी कि एडेनिन और थायमिन। एडेनिन और थायमिन, ठीक है। AT क्षार युग्म बहुत ही कम, AT क्षार युग्म बहुत ही कम GC, यानी कि ग्वानिन और साइटोसिन क्षार युग्म के बराबर होते हैं, क्षार युग्म के बराबर होते हैं। ये है चारगाफ का नियम। क्लियर हो गया? एनी प्रॉब्लम? ठीक है, तो ये हो गया आपका डीएनए के बारे में। आगे डाल दीजिए डीएनए का कार्य, फंक्शन ऑफ डीएनए। ठीक है, ये टॉपिक तुम्हारा रहेगा। ओके, गुड डे।